नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पे। आज है 16 जून 2021 और चूँकि कल का लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर पाया था किसी एक्सट्रीम सिचुएशन की वजह से। मैटर तैयार हो गया था बट मुझे कहीं अचानक जाना पड़ा जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाया। सॉरी उसके लिए अगर किसी को असुविधा हुई हो। तो आज 16 जून 2021 है। आज 15 और 16 दोनों लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। पहले 15 जून की महत्वपूर्ण खबरों और उस पर आधारित संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके तुरंत बाद 16 जून 2021 का भी वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड नामक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लान है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, रोड, रेलवे और मैरीटाइम, सो दैट जो है पूरी दुनिया को छोड़ा जा सके, एक सामान दूसरी जगह किसी और देश से दूसरे देश को ट्रांसफ़र किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इस तरह का एक ग्लोबल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात किस समूह ने की, एग्जाम में पूछा जा सकता है। G7, ब्रिक्स, G20, G77। तो अभी आपको पता होना चाहिए, अभी 3-4 दिन पहले किस ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो जी हाँ, G7 समूह ने बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड नामक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये किस लिए लॉन्च किया है? देखिए, आपको पता है पूरी दुनिया में चीन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव बढ़ा रहा है। तो चीन भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट पहले से ही काम कर रहा है, जिससे बोला जाता है कि BRI का मतलब बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ये किसका है? सॉरी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चीन का है, जिसमें ये क्या कर रहा है, चीन से अफ्रीका, यूरोप आदि को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए बहुत भारी मात्रा में निवेश कर रहा है चीन। तो चीन को टक्कर देने के लिए ग्रुप 7 जो है बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर उसी की रिप्लाई पे बना रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी देख लेते हैं कि चीन को ज़ोरदार झटका देने की तैयारी में G7 देश बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से बनाई है तरकीब। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही कि पूरी दुनिया को जोड़ना है। अब ये कैसे जोड़ना है, इसकी ब्लूप्रिंट और इसका पूरा का पूरा रूपरेखा और रोड मैप अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ये एक तरह से इनिशियल स्टेज पे है कि एक प्लान आया है, एक आइडिया आया है कि कैसे चीन को पूरी दुनिया में उसके विस्तार को रोकें। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी G7 के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फिर से बता देते हैं। G7 क्या है? एक ग्रुप ऑफ 7 कंप्राइजेस ऑफ UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हमने आपको बताया था 3-3-6-1-7 देश है। रशिया इसका हिस्सा हुआ करता था पहले, लेकिन इस समय नहीं है। रशिया को 2014 में किसी कारणों से निकाल दिया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, 1 मिनट, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 7 तो हो गए। दूसरी बात क्या है कि जो है ग्रुप 7 ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो है समूह है। डेवलप्ड, समझ में आया? क्लियर है? हाँ, भारत, आप सोचोगे इस भारत कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया? भारत को स्पेशली इनवाइट किया गया था। वो एक स्पेशल, एक तरह से कहा जाता है दर्शक की तरह, स्पेक्टेटर की तरह उनको बुलाया गया था। हो सकता है भविष्य में भारत को भी इसका मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि ब्रिटेन ने पिछले साल भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, ब्राज़ील को, इस तरह के देशों को शामिल करने का प्लान बनाया था। हालांकि इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, बस ऐसे नाम पूछेगा, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है और देख लेते हैं। लिखा है कि समाज की मानसिकता सकारात्मक बनाने में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मील का पत्थर साबित होगी। ये एक तरह का उसको कॉम्प्लीमेंट है। एक्चुअली क्या है, कोविड-19 में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोविड-19 की अनुकूल व्यवहार यानी एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे बोला, और टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन में गति बढ़ाने में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मील का पत्थर साबित होगी। कुल मिलाकर युवाओं का कैसे सहयोग लिया जाए इस महामारी को दूर करने में और युवाओं को इन्वॉल्व करने के लिए इस तरह का अभियान लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के बारे में जैसे आपको पता होगा, इसकी कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर इस समय कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। अगला क्वेश्चन है कि हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार
विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सही आंसर क्या है? भारत चौथे स्थान पर है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार। नाम से ही लग रहा है कि भंडार मतलब खजाना, किसका? विदेशी मुद्रा का। ध्यान दीजिए, पूरे दुनिया में की जो ग्लोबल करेंसी है, ग्लोबल करेंसी मतलब एक ऐसा पैसा, एक ऐसी करेंसी, ऐसी मुद्रा जो पूरी दुनिया में मान्य हो, उसे ग्लोबल करेंसी कहा जाएगा। मतलब आप उससे खरीद फरोख्त कर सकते हैं किसी भी देश में। तो इसमें सबसे पहले है डॉलर अमेरिका का, ठीक है, यूएस डॉलर। दूसरा है यूरो, ठीक है, यूरो मतलब यूरोप में जो करेंसी चलती है। तीसरा है येन, येन किसकी करेंसी है? जापान की। चौथा है रेनमिनबी, रेनमिनबी, रेनमिनबी किसकी है? चाइना की। अब पांचवा है, पाँच हो गया नहीं, पांचवा है पाउंड। क्या है? पाउंड है। तो पाउंड किसकी है? यूके की करेंसी है। तो यूएस का डॉलर, यूरोप का यूरो, जापान का येन, चीन की रेनमिनबी और यूके का पाउंड, ये पांच पूरी दुनिया की ग्लोबल करेंसी कहलाती हैं। जब इन्हीं पांचों करेंसी को मिलाकर किसी एक देश में अगर एक खजाने में पांचों को रखा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ में आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के कारण हमारी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, तो हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। और देख लेते हैं एक इससे रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक और बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैनेजमेंट कौन करता है कि भारत का कि कितना विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, कितना उससे कमी लानी है, क्या करना है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब से ये भारत का सेंट्रल बैंक बन के काम कर रही है, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का मतलब होता है किसी देश का वो बैंक जो उसकी सरकार की खजानों की देखरेख करता है, वो सेंट्रल बैंक कहलाता है। और हमारी खजाने की देखरेख कौन करता है? आरबीआई करता है। और आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अभी भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है कि $605 बिलियन हो गया। कभी ये 300 के आसपास हुआ करता था। ये बहुत ही अच्छे संकेत है। रशिया और भारत का लगभग बराबर हो गया है, तो हम रशिया के साथ ज्वाइंट फोर्थ रैंक होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है। किसके पास है? चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व। अब कहोगे यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो उसके पास क्यों रिजर्व है? अरे भाई, यूएस के पास तो खुद डॉलर है ना, और डॉलर उसकी खुद की करेंसी है, तो उसे विदेशी करेंसी रखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उसका करेंसी पूरी दुनिया में वैसे भी चलता है। इसलिए चीन इस मामले में नंबर 1 है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हाँ, रशिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया एक ऐसा देश है, ध्यान दीजिए, रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी है। इसका आधा हिस्सा कहाँ पर है? यूरोप में है। अभी हम देखेंगे आगे मैप में, इसका आधा हिस्सा कहाँ है? यूरोप में, और आधा कहाँ है? एशिया में है। क्लियर है? तो इसे रशिया बोला जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? कैपिटल मॉस्को है। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और इसकी करेंसी है रूबल। कौन सी है? रूबल इसकी करेंसी है। ध्यान दीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आज का कि हाल ही में अंकटाड, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका काम है पूरी दुनिया में व्यापार और विकास को बढ़ावा देना। क्या? ट्रेड एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो उस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया? रेबेका ग्रीनस्पैन। देखो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटाड का हेड चुना गया, और ये पूरी दुनिया में अंकटाड की हेड बनने वाली पहली महिला है। तो वे किस देश की नागरिक है, ये भी पूछा जा सकता है। इनका सीधे नाम भी पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है नाम देकर इनकी कंट्री। तो कौन सी कंट्री से हैं ये? कोस्टा रिका नामक एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, से कोस्टा रिका की ये सिटीजन है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। UN अप्रूव्स कोस्टा रिकास ग्रीनस्पैन टू हेड अंकटाड। समझ में आ गया? तो अंकटाड की हेड बनी है, कोस्टा रिका की मेंबर जो है महिला है। अंकटाड के बारे में और थोड़ा जान लें, हमने आपको वैसे भी बता दिया कि अंकटाड क्या है। UN की एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी एक संस्था है।
इसका काम क्या, ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसका गठन कब हुआ था, 1964 में हुआ था। ध्यान दीजिए, एक मिनट। जितने भी हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा फिर से। देखिए, डेली किसी न किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। आप प्लीज़ उसका एक नोट्स बना लें। जितना मैं पढ़ाता रहूँगा आप उसको जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, विश्व संगठन है, उसका आप कवर करते रहेंगे। डेली एक कवर होता जाएगा, उससे रिलेटेड न्यूज़ भी कवर होता जाएगा, आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ये स्टैटिक से आ जाते हैं, समझ में आया। तो अंकटाड का जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1964 में। कब हुआ था, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो है जेनेवा में। जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा, जेनेवा में और कौन कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की संस्था मतलब हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले इसमें आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, और ITO, इंटरनेशनल टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम संगठन, और किसका है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा है, ठीक है। और कोस्टा रिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिकन, वैसे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कौन सा कहलाएगा, नॉर्थ अमेरिका का एक छोटा सा देश है कोस्टा रिका। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये छोटा सा देश है, इसी के जस्ट कोलंबिया के बगल, ठीक है, छोटा सा देश है। तो कोस्टा रिका, बस इतने पता होना चाहिए। इसकी राजधानी मत याद करने लगना, राष्ट्रपति वगैरह, क्योंकि बड़ा देश नहीं है, इसलिए यहाँ से नहीं पूछेगा। छठा क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हाल में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया। ग्रीन चैंपियन अवार्ड मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य करने के कारण किसी यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो किसको दिया गया बच्चा, KL यूनिवर्सिटी को दिया गया है। किसको दिया गया है, KL यूनिवर्सिटी को दिया गया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे है ये, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ये KL यूनिवर्सिटी, इसको ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। विजयवाड़ा में लोकेटेड है, बस इतना पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत जो हमारा अभियान चल रहा है उसको बेहतर तरीके से इसने अपने कैंपस में लागू किया है, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। 7वां क्वेश्चन आज का देखते हैं कि किस मंत्रालय ने, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमस्ते योग मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इसको घुमा के भी प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में मंत्रालय का नाम, वैसे मैं आपको बता दूं सही क्या है, आयुष मंत्रालय। क्या है, आयुष मंत्रालय। देखो कभी कभी आयुष का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है, उसको बता देता हूँ। देखिए, भारत में नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, समझ में आए, इसे क्या बोलते हैं, नेचुरोपैथी, ठीक है। नेचुरोपैथिक मतलब प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम क्या है, आयुष। समझ में आ गया, क्या नाम है इसका, आयुष नाम है, ठीक। तो आयुष का काम क्या है बच्चा, आयुष का काम है वो नेचुरोपैथी को बढ़ावा दे। और नेचुरोपैथी में कौन कौन से चिकित्सा प्रणाली आती है, सबसे पहले इसमें आता है आयुर्वेद। तो AU से क्या होगा, A से हो गया आयुर्वेद, क्या हो गया, आयुर्वेद। Y से क्या हो गया, Y से नहीं, AU से आयुर्वेद हो गया, एक बार आयुष, हाँ, AY से आयुर्वेद हो गया। और फिर U से हो गया यूनानी, ठीक है, यूनानी चिकित्सा प्रणाली। फिर थर्ड में S हो गया, S का मतलब होता है सिद्ध, इसे क्या बोलते हैं, सिद्ध, ये भी एक भारतीय परंपरा है। और H का मतलब हो गया होम्योपैथी। तो ये 4 नेचुरोपैथी को ये बढ़ावा देने के लिए होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी और आयुर्वेद, ये 4 चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। और इसी आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून, कब, 21 जून को क्या मनाए जाते हैं हम लोग, 21 जून को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो उसी योगा को प्रमोट करने के लिए नमस्ते योग मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा क्या, आयुष मंत्रालय, ठीक है। आयुष मंत्री कौन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप बताइए हमको आयुष मंत्री कौन है, आप लोग सर्च करके हमको कमेंट कीजिएगा कि आयुष मंत्री कौन है, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है। ये है पूरा मैंने समझा दिया है। 7th इंटरनेशनल योगा डे को देखते हुए नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया ताकि आप घर बैठे योग की मुद्राएं सीख सकें, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन से जो मैं
आपको एक लिस्ट दूंगा, उसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, वो निश्चित तौर पर एग्जाम में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन डन है पूछा जाना है, डन 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 डनाडन डन है एकदम से। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? यहाँ पुरुष की जगह महिला वर्ग भी पूछ सकता है एग्जाम में, डबल वर्ग भी पूछ सकता है, मिक्स्ड वाला भी पूछ सकता है। 4 कैटेगरी होते हैं टेनिस में। तो टेनिस अभी इसके बारे में बात करेंगे, फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन 2021 के मेल कैटेगरी के विनर कौन है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी। तो कौन है सही आंसर इसका? नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस बार का मेल कैटेगरी में फ्रेंच ओपन जीता है। देखिए फ्रेंच ओपन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा। देखिए एक प्रतियोगिता होती है टेनिस की, सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम। क्या होता है? ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रैंड स्लैम भी बोलते हैं। उसके अंदर 4 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होती है। सबसे पहला शो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है। दूसरा होता है विंबलडन, फ्रेंच ओपन होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो अभी हुआ है, फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन। क्या होता है? विंबलडन, ये इंग्लैंड में होता है जहाँ, और लास्ट होता है यूएस ओपन, ये अमेरिका में। तो ये 4 टूर्नामेंट को मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम। ये टेनिस के सबसे बड़े प्रतियोगिताएं होती हैं जो प्रत्येक वर्ष होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के आसपास होता है, फ्रेंच ओपन अभी जैसे मई जून में हुआ यहाँ पे होता है, विंबलडन जुलाई से शुरू होता है, और यूएस जो है सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है। क्लियर है? जो फ्रेंच ओपन होता है, ये चारों जो होते हैं, अगर मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पर होता है? मैट पे होता है। किस पे खेला जाता है? मैट पे खेला जाता है। जो ग्राउंड होता है वो मैट पे होता है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? रेड कोर्ट पे खेला जाता है। रेड कोर्ट मतलब लाल मिट्टी की जो मैदान होता है उस पर खेला जाता है। विंबलडन किस पे खेला जाता है? लॉन में खेला जाता है। लॉन का मतलब होता है घास का मैदान होता है उस पर खेला जाता है, इसलिए इसको लॉन टेनिस भी कहा जाता है। और फ्रेंच के बाद यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है? ये भी मैट पे खेला जाता है। ठीक है, तो 2 मैट पे खेले जाते हैं, एक लाल मिट्टी पे खेली जाती है और एक लॉन में खेला जाता है। इसके पहले पिछले 10-12 सालों से राफेल नडाल नामक जो खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल ये फ्रेंच ओपन के लगातार चैंपियन बने थे, क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा बार फ्रेंच ओपन कौन जीता है? राफेल नडाल। इसलिए राफेल नडाल को एक पदवी दी गई है, क्या? लाल बजरी का बादशाह। क्या बोला जाता है? लाल बजरी का बादशाह या किंग ऑफ रेड कोर्ट। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि लाल बजरी का बादशाह कौन है? तो राफेल नडाल। उनको नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में हरा दिया था, और इस तरह से उन्होंने फाइनल में एक प्लेयर को हराकर इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब फ्रेंच ओपन के बारे में और डिटेल जान लेते हैं, इस बार का विनर कौन है। तो नोवाक जोकोविच मेल कैटेगरी में विनर है, और बारबरा क्रेजिकोवा इन्होंने फीमेल कैटेगरी का फ्रेंच ओपन जीता है। ये 2 नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, कौन? नोवाक जोकोविच और बारबरा क्रेजिकोवा। ठीक है, बाकी सभी विनर की लिस्ट यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा। ठीक, समझ में आया? तो आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो 15 जून का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। और आपको PDF हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे क्लिक करके हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट PSS विजन के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पर और भी सारे मटेरियल्स भी लॉकडाउन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थैंक यू।